सरजमी है राजस्थान के युवाओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा अधिगम के इस निःशुल्क यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे और सरकार के दिशा निर्देशित आदेशों का पालन कर रहे होंगे। और लॉकडाउन के जो नए नियम हैं, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, उन सबको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, अपने विषय वस्तु की हम बात करते हैं। नया जो टॉपिक है, प्रमुख टॉपिक है, जो स्थापत्य कला का एक नया आधार तैयार करेगा और समसामयिकी को, करंट चीज़ों को ध्यान में रखकर जिस टॉपिक से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित चर्चा आज हम लोग करेंगे। आज जो मुख्य वार्तालाप है वो हम करेंगे जयपुर से संबंधित। दोस्तों, किससे संबंधित करेंगे? जयपुर से संबंधित। क्योंकि आपको पता है कि 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को ने जयपुर नगर को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है और आगामी कोई से भी परीक्षा होगी तो जयपुर से जुड़ा हुआ प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। जयपुर में कौन से दुर्ग हैं, कौन से महल है, कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, जयपुर की किस प्रकार की विशेषता है जो राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति को परिभाषित करती है, उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर इस टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो नया टॉपिक है विश्व विरासत में जयपुर का जो योगदान है, जयपुर को शामिल किया गया, जयपुर से जुड़े हुए जो स्थल हैं उनको हम बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जयपुर से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि जयपुर जो है इसका प्राचीन नाम क्या था। तो ध्यान रहे कि जयपुर का जो प्राचीन नाम था वो जयपुर का प्राचीन नाम था जयनगर। क्या नाम था इसका दोस्तों? जयनगर। जयपुर जो है, इस जयपुर का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम था जयनगर। ठीक है। अब जयनगर को अंग्रेजी में अगर हम कहें तो विक्ट्री सिटी, विजय के रूप में इस नगर का निर्माण करवाया गया। तो नामकरण क्या किया गया इसका? जयनगर। ध्यान रहे आपको कि कुछ दंत कथाएं ये कहती है कि जयपुर नगर की स्थापना जिस क्षेत्र में हुई है वो क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ढूंढाड़। और ढूंढाड़ नाम क्यों रखा गया, क्या विशेषता थी? तो कई सारी बातें इससे संबंधित आती है। सबसे लोकप्रिय उदाहरण तो ये मानी जाती है कि साहब प्राचीन काल में यहाँ पर एक नदी थी जिसका नाम था ढूंढ नदी, और उस ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र क्या कहलाया? ढूंढाड़ कहलाया। कुछ दंत कथाएं कहती है कि प्राचीन काल में यहाँ पे ढूंढा नाम का एक ऋषि हुआ था और उस ऋषि की जो गुफा है वर्तमान में गलताजी में बनी हुई है, तो उस ऋषि के नामकरण पर इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? ढूंढाड़ रखा गया। और कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर ऊंचे ऊंचे रेत के ढूंढ बने हुए थे, रेत के टीले बने हुए थे, इसलिए इस क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा गया? ढूंढाड़ कहा गया। तो ये अलग अलग अवधारणा है, लेकिन सबसे प्रमुख जो सर्वमान्य अवधारणा है वो यही है कि प्राचीन काल में यहाँ एक नदी बहती थी, ढूंढ नदी, और उसी ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र क्या कहलाया दोस्तों? ढूंढाड़ कहलाया। ठीक है। अब देखो, जयपुर का प्राचीन नाम हमने पढ़ा जयनगर। सबसे मुख्य बात हम पढ़ते हैं कि जयपुर नगर को और किन किन नामों से जाना जाता है। इस जयपुर नगर के उपनाम कौन कौन से हैं, जयपुर को किन किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला प्रमुख नाम, जयपुर को हम कहते हैं दोस्तों गुलाबी नगर। क्या कहते हैं इसको? गुलाबी नगर, गुलाबी शहर, गुलाबी नगरी जो हम कहते हैं वो किसे कहते हैं? जयपुर को। अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं पिंक सिटी। इसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? पिंक सिटी। फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है ये पहले कि जयपुर को जो पिंक सिटी नाम दिया, या इस पिंक सिटी नाम का पहली बार जो उल्लेख किया, देखो ध्यान से सुनना, राजस्थान में कुछ और भी नगर है, कुछ और भी शहर है जो रंगों के नाम पर जाने जाते हैं। जैसे एक तो है गुलाबी नगरी, किसे कहते हैं? जयपुर को। एक अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का पीला शहर किसे कहते हैं, एक आता है कि राजस्थान का नीला शहर किसे कहते हैं, ब्लू सिटी किसे कहते हैं। ये वर्तमान दौर की परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जा रहा है। और एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहते हैं। तो रंगों से जुड़े हुए कुछ शहर हैं
जो प्रमुखतया परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो, गुलाबी नगरी, गुलाबी शहर तो कहते हैं जयपुर को। पीला शहर किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को, क्योंकि अधिकांश जो मकान है पीले पत्थरों से बने हुए हैं। तो जैसलमेर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पीला शहर कहते हैं। नीला शहर किसे कहते हैं? तो जोधपुर को। किसे कहते हैं दोस्तों? जोधपुर को, क्योंकि जोधपुर में जो अधिकांश मकान हैं वो नीले रंग से पुते हुए हैं। तो नीला शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। और सफ़ेद शहर किसे कहते हैं? तो सफ़ेद शहर कहते हैं उदयपुर को। उदयपुर जो है, या कई सारे जल स्रोत हैं, कई सारी बावड़ियाँ हैं, तो उनके आधार पर उदयपुर को किस शहर की संज्ञा दी जाती है? सफ़ेद शहर की। तो ध्यान रहे दोस्तों, एक तो है गुलाबी शहर, एक है पीला शहर, एक है नीला शहर, एक है सफ़ेद शहर। गुलाबी शहर पूछेगा जयपुर, पीला शहर पूछेगा जैसलमेर, नीला शहर पूछेगा जोधपुर, और सफ़ेद शहर पूछेगा तो कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा। अब देखिए, ये जो जयपुर है, इस जयपुर के बारे में हम पढ़ रहे थे और हम चर्चा कर रहे थे कि जयपुर का जो पिंक सिटी शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया, जयपुर के बारे में पिंक सिटी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया वो किया स्टैनली रीड ने। किस व्यक्ति ने किया है दोस्तों? स्टैनली रीड। ध्यान रहे, पिंक सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पिंक सिटी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किया स्टैनली रीड नामक अंग्रेजी साहित्यकार ने। स्टैनली रीड नामक इस व्यक्ति ने पिंक सिटी शब्द का पहली बार क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न आता है वो प्रश्न ये आता है कि इस जयपुर का जो दूसरा प्रमुख नाम है इसे हम कहते हैं आइलैंड ऑफ ग्लोरी। आइलैंड ऑफ ग्लोरी, कई पुस्तकों में इसे आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं, और इसका हिंदी रूपांतरण होता है वैभव का शहर। इसे हम क्या कहते हैं? वैभव का शहर। अलग ख्याति के रूप में, अलग वैभव के रूप में इस शहर की चर्चा की जाती है, तो इसे कहते हैं आइलैंड ऑफ ग्लोरी या वैभव का शहर। और ये किसने कहा है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक भौतिक शास्त्री हुए सीवी रमन। तो सीवी रमन ने जयपुर को जो नाम दिया है वो नाम क्या दिया है दोस्तों? आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वैभव का शहर। इसके अलावा ये जो जयपुर है, जयपुर को हम कहते हैं राजस्थान की मेट्रो सिटी। राजस्थान की क्या कहते हैं दोस्तों? मेट्रो सिटी। तो राजस्थान की जो मेट्रो सिटी है वो किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। मार कर लाना। राजस्थान की जो मेट्रो सिटी है वो किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। इसके अलावा चौथा जो प्रमुख नाम है जयपुर का, वो चौथा प्रमुख नाम ये बताया जाता है कि जयपुर को हम कहते हैं भारत का पेरिस। इसे हम क्या कहते हैं? भारत का पेरिस। ध्यान रहे, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। सुंदरता के आधार पर, ध्यान रहे दोस्तों कि सुंदरता के आधार पर जो है वो भारत का पेरिस किसे कहते हैं? हम लोग जयपुर को कहते हैं साहब। हम पढ़ेंगे अभी आगे कि जयपुर की जो तुलना की गई है, ध्यान से समझना, जयपुर की तुलना अलग अलग आधार पर अलग अलग शहरों से की गई है। जैसे आपसे पूछ ले कि साहब सुंदरता के आधार पे जयपुर की जो तुलना की गई है वो की गई है पेरिस से। किससे की गई है? पेरिस से। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस को कहते हैं सुरा और सुंदरियों का शहर। तो सुंदरता के आधार पे जयपुर की तुलना किस शहर से की गई है? पेरिस से। इसके बाद आकर्षण के स्तर पर, आकर्षण को ध्यान में रखकर जयपुर की तुलना जो की गई है वो की गई है बुडापेस्ट से। किससे की गई है दोस्तों? बुडापेस्ट नामक ये शहर है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट से इस जयपुर की आकर्षण के तौर पर तुलना की गई है। और भव्यता के आधार पर, भव्यता के आधार पर जयपुर की तुलना जो की गई है वो की गई है मॉस्को से। किससे की गई है दोस्तों? मॉस्को से। ये व्यवहारिक बात है जो अपने को पता होनी चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों कि सुंदरता के आधार पर जयपुर की तुलना पेरिस से की जाती है, आकर्षण के आधार पर जयपुर की तुलना बुडापेस्ट से की जाती है, और भव्यता के आधार पर जयपुर की तुलना किस शहर से की जाती है? मॉस्को से की जाती है। तो सुंदरता के आधार पर भारत का पेरिस किसे कहा गया है दोस्तों? जयपुर को कहा गया है। इसके अलावा बात करें तो ये जयपुर जो है
इस जयपुर को हम कहते हैं रंगश्री द्वीप, रंगश्री द्वीप। इसी जयपुर को हम कहते हैं रत्न नगरी, क्या कहते हैं इसको, रत्न नगरी। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो किसके संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, जयपुर के संदर्भ में। एक बार वापस देखिए दोस्तों, जयपुर का जो प्राचीन नाम था वो था जयनगर। जयपुर का पहला उपनाम माना जाता है गुलाबी नगरी, पिंक सिटी कहते हैं। पिंक सिटी शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया वो किया स्टैनली रीड ने। इसे कहते हैं आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वैभव का शहर। और ये नाम किसने दिया, सीवी रमन ने। राजस्थान की मेट्रो सिटी, भारत का पेरिस, रंगश्री द्वीप, रत्न नगरी, ये सभी नाम किसके हैं, जयपुर के। सुंदरता के आधार पर जयपुर की तुलना पेरिस से की जाती है, आकर्षण के आधार पर जयपुर की तुलना बुडापेस्ट से की जाती है, और भव्यता के आधार पर जयपुर की जो तुलना की जाती है वो किससे की जाती है, मॉस्को से की जाती है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब देखो जयपुर नगर से जुड़ी हुई जो आगे की रूपरेखाएं हैं वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जयपुर नगर है इससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में सर्वाधिक पूछा गया है वो जयपुर की स्थापना से संबंधित पूछा गया है। ध्यान से सुनना है व्यवस्थाओं को। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं जयपुर के बारे में, और जयपुर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो देखो किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ध्यान रहे आपको कि 6 जुलाई 2019 को 6 जुलाई 2019 को इस जयपुर नगर को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है साहब। विश्व विरासत की सूची में क्या किया गया है, शामिल। राजस्थान में आखिरी बार जिसे वर्तमान में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया वो कौन सा शहर है, जयपुर। और यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल कब किया, तो 6 जुलाई 2019 को। देखो बात करते हैं जयपुर से जुड़ी हुई जो प्रमुख बात है वो बात पहली ये आती है कि ये जो जयपुर नगर है इस नगर की स्थापना कब हुई थी। तो देखो जयपुर नगर की जो स्थापना हुई है वो हुई है 18 नवंबर 1727 को, 18 नवंबर 1727 को। और इस नगर की जो स्थापना की है वो की है सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह का मतलब जयसिंह सेकंड ने। तो सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को किस नगर की स्थापना की है, जयपुर नगर की। दूसरा प्रश्न आता है कि ये जो जयपुर नगर है इसका वास्तुकार कौन है। ये जो जयपुर नगर है इसका वास्तुकार कौन है, इसका नक्शा किसने तैयार किया। तो ध्यान रहे जयपुर नगर का वास्तुकार है बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। एक बंगाली ब्राह्मण है और बंगाली ब्राह्मण का नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। तो इस विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर नगर का क्या तैयार किया है दोस्तों, नक्शा तैयार किया। लेकिन यह एक डीपली प्रश्न बनता है कि बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर नगर का जो नक्शा तैयार किया वो एक पुर्तगाली ज्योतिषी की मदद से तैयार किया था, और उस पुर्तगाली ज्योतिषी का नाम है जेवियर डिसिल्वा। तो ध्यान रहे एक पुर्तगाली ज्योतिषी था, और जो पुर्तगाली ज्योतिषी था उसका नाम है जेवियर डिसिल्वा। और पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डिसिल्वा की मदद से, जेवियर डिसिल्वा की मदद से बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर का क्या तैयार किया था, नक्शा तैयार किया था। ठीक है, जयपुर नगर जो है दोस्तों ये देश का प्रथम ऐसा नगर है जिसको सुव्यवस्थित तरीके से नक्शे के आधार पर बसाया गया। तो देश का प्रथम ऐसा नगर, देश का प्रथम ऐसा नगर जिसको सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया। सुव्यवस्थित तरीके से जिसको क्या किया गया, बसाया गया। अभी हम पढ़ेंगे आगे विस्तार से कि किस प्रकार की विशेषता लिए हुए जयपुर को हम पढ़ते हैं। तो देश का प्रथम ऐसा नगर है जिसको सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो जयपुर है
हमारे राजस्थान की राजधानी है वर्तमान में। लेकिन जयपुर को राजस्थान की जो सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया, तो जब राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ते हैं तो पढ़ा जाता है कि जयपुर को राजस्थान की जो पहली बार राजधानी बनाया गया वो बनाया गया 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण के अंतर्गत, किस चरण के अंतर्गत? चौथे चरण के अंतर्गत। और चौथे चरण का जो नाम था वो था वृहत राजस्थान। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्व राजस्थान, तीसरे का संयुक्त राजस्थान और चौथे चरण का नाम था वृहत राजस्थान। और जयपुर को जो राजधानी बनाया गया था चौथे चरण की, वो राजधानी बनाया गया था पेयजल के आधार पर। पेयजल के आधार पर, पेयजल के मापदंडों के आधार पर जयपुर को चौथे चरण की क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। और जिस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया, उस समिति का नाम था पंडित सत्यनारायण राव समिति। पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया। एक बार वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जयपुर को 6 जुलाई 2019 को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। जयपुर नगर की स्थापना हुई 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की। इसका वास्तुकार ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है, और वास्तुकार है बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य है। इन्होंने पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डिसिल्वा की मदद से जयपुर नगर का नक्शा तैयार किया। जयपुर नगर देश का पहला ऐसा नगर है जिसको सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। और जयपुर को पहली बार जो राजस्थान की राजधानी बनाया गया वो बनाया गया 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण के अंतर्गत, वृहत राजस्थान के अंतर्गत। और जयपुर को राजधानी बनाया गया था पेयजल के आधार पर। और जिस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया, उस समिति का नाम है पंडित सत्यनारायण राव समिति। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जयपुर की जो बसावट की गई वो किन मापदंडों को आधार मान के की गई, कौन कौन से प्रमुख दरवाजे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उन विशेषताओं को भी बड़े ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। देखिए दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि सवाई जयसिंह ने 1727 में तो जयपुर नगर की स्थापना की, लेकिन उससे पहले सवाई जयसिंह ने एक महल बनवाया साहब जयपुर में, ध्यान से समझना। और सवाई जयसिंह ने जयपुर में जिस महल का निर्माण करवाया, इसे हम कहते हैं जय निवास महल। इसे हम कौन सा महल कहते हैं? जय निवास महल। और इस जय निवास महल का जो निर्माण हुआ, ये निर्माण हुआ 1725 में। इसका निर्माण हुआ था 1725 में। और इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने 1725 में एक महल बनाया जिसे हम कहते हैं जय निवास महल। और इसी जय निवास महल को ऐसा कहते हैं कि सवाई जयसिंह उस समय जब आमेर का राजा हुआ करता था तो इसी जय निवास महल में रहा करता था। और इसी जय निवास महल को आधार मानकर इसके चारों तरफ जो नगर बसाया गया, वही नगर वर्तमान में क्या कहलाता है? जयपुर कहलाता है। अब सुनिए दोस्तों, से जयनगर भी हम कहते हैं। हुआ क्या कि इस जय निवास महल के चारों तरफ निश्चित सीमाओं का एक मापदंड तैयार किया गया, और चारों तरफ जो नगर बसाया गया उसे कहा गया जयनगर। उसी को हम क्या कहते हैं? जयपुर कहते हैं। अब दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जब जयपुर नगर का नक्शा तैयार किया गया, जयपुर की बसावट को सेट किया गया, तो किन मापदंडों को ध्यान में रखा गया? तो ऐसा बताया जाता है कि जयपुर नगर को जब बनाया जा रहा था, इसको बसाया जा रहा था, इसका नक्शा तैयार किया जा रहा था, तो जयपुर में 9 सड़कें तो इस प्रकार बनाई गई। कितनी सड़कें बनाई गई? 9। ये दूसरी सड़क हो गई, ये तीसरी सड़क हो गई, ये चौथी सड़क हो गई, ये 5वीं सड़क हो गई, ये 6ठी सड़क हो गई, ये 7वीं और 8वीं सड़क हो गई, और एक सड़क और बना दी हमने, 9 सड़कें।
जयपुर में इस तरीके से दाएं से बाएं 9 सड़कें बनाई गई। उसी प्रकार इस प्रकार उत्तर से दक्षिण में भी 9 सड़कें बनाई गई। ये पहली सड़क हो गई, ये दूसरी सड़क हो गई, ये तीसरी सड़क हो गई, ये चौथी सड़क हो गई, ये 5वीं सड़क हो गई, ये 6ठी सड़क हो गई, ये 7वीं सड़क हो गई और ये 8वीं और 9वीं सड़क हो गई। ध्यान रहे, जयपुर नगर को जो बसाया गया तो इसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ भी 9 सड़कें बनाई गई और पूर्व से पश्चिम की तरफ भी कितनी सड़कें बनाई गई? 9 सड़कें बनाई गई। तो 9 वर्गों में 9 चौकड़ियों में बांटकर जयपुर नगर का निर्माण किया गया। ये जो जयपुर नगर है ये 9 वर्गों में बटा हुआ है साहब। कितने वर्गों में बटा हुआ है? 9 वर्गों में। ये जो जयपुर नगर है ये 9 चौकड़ियों में बटा हुआ है। इनको हम क्या कह सकते हैं राजस्थानी भाषा में? 9 चौकड़ियाँ। तो 9 चौकड़ियों में बटा हुआ जो नगर है वो भी कौन सा है? जयपुर। इसके अलावा सबसे मुख्य बात कि ये सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काट रही है साहब। किस कोण पर काट रही है? समकोण पर। 9 सड़कें इस प्रकार बनाई गई, 9 सड़कें इस प्रकार बनाई गई, तो कुल मुख्य सड़कें कितनी बनाई गई? 18। अरे मुख्य सड़कें कितनी हो गई? 18 सड़कें। जब जयपुर नगर को बसाया गया तो मुख्य कितनी सड़कें बनाई गई? 18 सड़कें। और ये सड़कें एक दूसरे को किस कोण पर काट रही है? समकोण पर काट रही है। इसके अलावा बात करें तो ये सब सड़कें जब एक दूसरे को समकोण पर काट रही है तो इसको हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री के कोण का सिद्धांत, 90 डिग्री के कोण का सिद्धांत जिस नगर की बसावट में हमें देखने को मिलता है वो नगर कौन सा है? हमारा जयपुर। 90 डिग्री के कोण का सिद्धांत हमें जिस नगर की बनावट में बसावट में देखने को मिलता है वही नगर कौन सा है? हमारा जयपुर नगर है। इसके अलावा बात करें तो देखो ये जो जयपुर है इस जयपुर नगर में 7 प्रमुख द्वार माने गए हैं। कितने प्रमुख द्वार माने गए हैं? 7 द्वार। ध्यान से समझना, जयपुर नगर जब बनाया गया तो कितने प्रमुख द्वार माने गए? कितने प्रमुख द्वार बनाए गए? 7 प्रमुख द्वार। 7 प्रमुख द्वार कौन से हैं? तो देखो पहला जो गेट है उसे तो हम कहते हैं ध्रुव गेट। उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव गेट। दूसरा जो गेट है उसे हम कहते हैं घाट गेट। उसे हम क्या कहते हैं? घाट गेट। तीसरा जो दरवाज़ा है उसे हम कहते हैं दोस्तों न्यू गेट। उसे हम क्या कहते हैं? न्यू गेट। चौथा जो दरवाज़ा है उसे हम कहते हैं सांगानेरी गेट। उसे हम क्या कहते हैं? सांगानेरी गेट। 5वां जो दरवाज़ा है उसे हम कहते हैं अजमेरी गेट। कौन सा गेट कहते हैं? अजमेरी गेट। 6ठा जो दरवाज़ा है उसको कहा गया है चांदपोल गेट को। दरवाजे को पोल भी कह सकते हैं तो चांदपोल। और 7वां जो प्रमुख दरवाज़ा माना गया वो माना गया सूरजपोल। वो कौन सा माना गया दोस्तों? सूरजपोल। तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, ढंग से सुनिए आप लोग। देखो जब जयपुर नगर नहीं बसाया गया था उससे पहले एक महल था जिसका नाम था जय निवास महल। इसका निर्माण 1725 में सवाई जय सिंह ने करवाया और इसी महल को आधार मान के चारों तरफ जिस नगर को बसाया गया वही नगर जयनगर या जयपुर कहलाया। आपको पता होना चाहिए कि जब जयपुर बनाया गया तो 9 सड़कें तो उत्तर से दक्षिण और 9 सड़कें जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बनाई गई। तो 9 वर्गों में जयपुर बटा हुआ है, 9 सड़कों की चौकड़ियों में जयपुर बटा हुआ है। टोटल सड़कें कितनी हो गई? 18 सड़कें। और 90 डिग्री के कोण का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। और जयपुर नगर में कितने प्रमुख द्वार बताए गए हैं? 7। पहला बताया गया ध्रुव गेट, दूसरा घाट गेट, तीसरा न्यू गेट, चौथा सांगानेरी गेट, 5वां अजमेरी गेट, 6ठा चांदपोल और 7वां सूरजपोल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक का मैटर आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की जो विशेष बात है और वो बात ये आती है कि सवाई जय सिंह ने जयपुर का निर्माण करवा दिया और जयपुर नगर से जुड़ी हुई जो सिद्धांत है, जो मुख्य बातें थी वो हमने पढ़ी। अब देखो जयपुर से जुड़ी हुई मुख्य बात हम पढ़ना शुरू करते हैं आगे और वो जो अलग अलग स्थल है, अलग अलग जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी हम चर्चा करते हैं।
जो सबसे पहला प्रमुख प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि जिस राजा ने जयपुर नगर को बसाया उसी राजा ने जयपुर में एक वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, जंतर मंतर। देखो ध्यान से समझना है विशेषताओं को। जयपुर का राजा है सवाई जयसिंह। कौन राजा हुआ है? सवाई जयसिंह। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इस डायग्राम को और भी ढंग से समझना है आपको, ठीक है। जयपुर का राजा हुआ जिसका नाम है सवाई जयसिंह। इस सवाई जयसिंह ने क्या किया कि उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान का एक राजा था जिसका नाम बताया जाता है उलूग खां। क्या नाम बताया था इसका? उलूग खां। ऐसा कहते हैं कि इस उलूग खां ने उज्बेकिस्तान में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं से संबंधित वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो सवाई जयसिंह ने उज्बेकिस्तान में स्थित वेधशालाओं की नकल करके वहाँ के मापदंडों को देखकर संपूर्ण भारत में कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5 वेधशालाओं का। ढंग से सुनना है। सवाई जयसिंह ने उज्बेकिस्तान में स्थित वेधशालाओं की नकल करके संपूर्ण भारत में कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। वेधशाला किसे कहते हैं? तो वह संग्रहालय, वह स्थान, वह इमारत जहाँ पर सूर्य की गणना, ग्रह नक्षत्रों की गणना, सौर गणना, समय की गणना, इनसे संबंधित कार्य किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? वेधशाला कहते हैं। तो सवाई जयसिंह ने उज्बेकिस्तान में स्थित वेधशालाओं की नकल करके संपूर्ण भारत में कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। देखो सवाई जयसिंह ने जो पहली वेधशाला बनवाई वो बनवाई दिल्ली में। कहाँ बनवाई थी? दिल्ली में। सवाई जयसिंह ने दूसरी जो प्रमुख वेधशाला बनवाई वो बनवाई जयपुर में। कहाँ बनवाई थी? जयपुर में। इसके बाद सवाई जयसिंह ने 3 जगह जहाँ वेधशालाओं का निर्माण करवाया उनमें एक वेधशाला है मथुरा की वेधशाला। एक वेधशाला कौन सी है दोस्तों? मथुरा की वेधशाला। एक जो वेधशाला है उज्जैन की वेधशाला, और एक जो वेधशाला है बनारस की वेधशाला। तो सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस। सामान्यतः प्रश्न ये आता है कि सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ निर्माण करवाया था। अब देखिए, ये जो दिल्ली की वेधशाला है इसका निर्माण करवाया 1724 में। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने कब करवाया? 1724 में। जयपुर की वेधशाला का निर्माण करवाया 1734 में। 1734 में इस वेधशाला का निर्माण पूरा हुआ। और हिंदी साहित्य की किताबों के अनुसार इन तीनों वेधशालाओं के निर्माण का जो सन दे रखा है वो दे रखा है 1749। 1734 से 1749 के बीच इन वेधशालाओं का निर्माण हुआ। तो ध्यान रहे कि अगर एक पर्टिकुलर सन पूछेगा तो कितना आएगा? 1749। दिल्ली की वेधशाला 1724, जयपुर की 1734, बाकी तीनों वेधशालाओं का निर्माण 1749 के आसपास हुआ है। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली की जो वेधशाला है ये सबसे प्राचीन वेधशाला, सबसे प्राचीन वेधशाला, सबसे प्राचीन जो वेधशाला है वो कौन सी वेधशाला है? दिल्ली की वेधशाला। जयपुर की वेधशाला राजस्थान के इतिहास के अनुसार मुख्य वेधशाला है और पहली विशेषता है कि सबसे बड़ी वेधशाला। इन 5 वेधशालाओं में से सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो कौन सी वेधशाला है दोस्तों? जयपुर की वेधशाला। और इसी जयपुर की वेधशाला को हम कहते हैं जंतर मंतर। इसी जयपुर की वेधशाला को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जंतर मंतर कहते हैं। और ये जो जयपुर की वेधशाला जिसे हम जंतर मंतर कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी, इसी को जंतर मंतर कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम पढ़ा जाता है नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। अब देखो, जो विशेष टिप्पणी आती है जिसके आधार पे हम इन वेधशालाओं को पढ़ेंगे, वो टिप्पणी इस प्रकार की आती है कि दोस्तों ये जो वेधशालाएँ हैं, सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर की जिसका नाम है जंतर मंतर, इसी का दूसरा नाम है नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। अब देखिए दोस्तों, जो मुख्य बात आती है जंतर मंतर से जुड़ी हुई, उनके बारे में हम चर्चा करना शुरू करते हैं। कौन सी मुख्य बातें हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो समझना शुरू कीजिए। देखिए दोस्तों, जयपुर की जो वेधशाला है
इसके बारे में कहते हैं कि इसमें कुल 14 प्रमुख यंत्र रखे हुए हैं। कुल कितने प्रमुख यंत्र रखे हुए हैं? 14 यंत्र रखे हुए हैं। ये जो जयपुर की वेधशाला है, जिसे हम जंतर मंतर कहते हैं, इसी जंतर मंतर को सन 2010 में, कहते हैं कि 1 अगस्त 2010 को इस जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। सन 2010 में इस जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत की सूची में क्या किया गया दोस्तों? शामिल। तो जंतर मंतर को सन 2010 में, तारीख अगर पूछेगा तो 1 अगस्त 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में क्या किया गया? शामिल। और ऐसा भी हम पढ़ते हैं कि साहब ये जो जंतर मंतर है राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। तो कुल प्रमुख यंत्र कितने हैं? 14 यंत्र है। इसमें 14 यंत्रों में एक यंत्र आता है बड़ा प्रमुख, जिसका नाम राम यंत्र। क्या कहते हैं उसे? राम यंत्र। तो ये राम यंत्र किस वेधशाला में है? जयपुर की वेधशाला में। और ये राम यंत्र जो है ये ऊंचाई मापने का यंत्र है। ऊंचाई मापने का यंत्र, ऊंचाई मापने के काम में लिया जाने वाला यंत्र है। दूसरा जो प्रमुख यंत्र है वो है सम्राट यंत्र। ये परीक्षा के हिसाब से बड़ा मुख्य है कि सम्राट जो यंत्र है वो सम्राट यंत्र किस वेधशाला में रखा हुआ है? तो जयपुर की वेधशाला में। और सम्राट यंत्र जो है ये समय की गणना करने वाला यंत्र है, समय गणना से संबंधित। तो समय गणना से संबंधित यंत्र कौन सा है? सम्राट यंत्र। और इसे विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी कहा जाता है। समय की गणना करने वाली जो सबसे बड़ी घड़ी है उसे कहते हैं सम्राट यंत्र। और ये किस वेधशाला में रखा हुआ है? जयपुर की वेधशाला में। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि इन 5 वेधशालाओं में से वह कौन सी वेधशाला है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, बंद हो चुकी है, बंद पड़ी हुई है? तो वेधशाला है मथुरा की। ये मथुरा की वेधशाला वर्तमान में बंद, यानी कि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, खंडर के रूप में इसको पढ़ा जाता है, जाना जाता है। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों। सवाई जयसिंह ने उज्बेकिस्तान में स्थित वेधशालाओं की नकल करके भारत में कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5 वेधशालाओं का। पहली दिल्ली, दूसरी जयपुर, तीसरी मथुरा, चौथी उज्जैन और 5वीं बनारस। आपको ये भी ध्यान रहे कि दिल्ली की वेधशाला 1724, जयपुर की 1734, बाकी तीनों का लगभग जो समय माना गया 1749। इसके बाद दिल्ली की वेधशाला सबसे प्राचीन वेधशाला, जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला, इसी को जंतर मंतर कहते हैं, इसी को नक्षत्रों की शुद्ध सारणी कहते हैं। और 2010 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। और विश्व विरासत की सूची में शामिल होने वाली जो पहली राजस्थान की इमारत मानी गई वो कौन सी मानी गई? जंतर मंतर। जयपुर की इस वेधशाला में कुल 14 प्रमुख यंत्र रखे हुए हैं। एक यंत्र राम यंत्र जो ऊंचाई मापने का यंत्र है, एक है सम्राट यंत्र जो समय गणना से संबंधित यंत्र है। वर्तमान में वह कौन सी वेधशाला है जो बंद पड़ी हुई है, अस्तित्व में नहीं है? तो कौन सी वेधशाला हम पढ़ते हैं उसमें? मथुरा की वेधशाला। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं इस जयपुर की वेधशालाओं के से आगे हम पढ़ते हैं। तो देखो जयपुर नगर का अवलोकन हम कर रहे हैं और जयपुर नगर से जुड़ी हुई कई बातें अपने को यहाँ पढ़नी है। देखो जयपुर नगर से जुड़ी हुई बातें जब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इनमें एक प्रमुख जगह पूछी जाती है जयपुर में, जिसे हम कहते हैं गलताजी। क्या कहते हैं दोस्तों? गलताजी। ध्यान से सुनिएगा। जयपुर में एक जगह है जिसका नाम है गलताजी, ठीक है? और ये गलताजी कहाँ स्थित है? जयपुर में। आपको सबसे प्रमुख बात ये ध्यान में रखनी है कि गलताजी को हम कहते हैं जयपुर का पुष्कर। इसे हम जयपुर का क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं साहब, ठीक है? देखो जिस प्रकार राजस्थान में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पुष्कर का महत्व है,
उसी प्रकार जयपुर में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर गलता जी का महत्व है। एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि पुष्कर की जो जो राजस्थान में गुलाब की खेती होती है वो दो जगह होती है प्रमुखतया, एक तो पुष्कर अजमेर में, एक खमनोर राजसमंद में। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जयपुर में गुलाब की खेती होती है रामगढ़ में, तो वो गुलाब की खेती के आधार पर नहीं कहा हमने ये पुष्कर जो कहा है ये कहा है धार्मिक मान्यताओं के आधार पर। ऐसा पढ़ते हैं कि ये जो गलता जी है इसका नाम गलता जी क्यों पड़ा, तो कहते हैं कि यहाँ पे गालव ऋषि का आश्रम हुआ करता था साहब। किस ऋषि का आश्रम हुआ करता था? गालव ऋषि का आश्रम यहाँ पर हुआ करता था, और गालव ऋषि का आश्रम यहाँ पर था, इस वजह से इस कर्म स्थली को किस नाम से जाना गया? गलता जी के नाम से जाना गया। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी गलता जी को हम कहते हैं मंकी वैली। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मंकी वैली कहते हैं, अर्थात बंदरों की घाटी। कई सारे बंदर यहाँ पर स्थित है, पाए जाते हैं, तो मंकी वैली बंदरों की जो घाटी हम कहते हैं वो किसे कहते हैं दोस्तों? गलता जी को कहते हैं। इसके अलावा ये जो गलता जी है ये राजस्थान में रामानुज या रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ, रामानुज संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है राजस्थान में वो कौन सी है? गलता जी है साहब, जयपुर में। इसके पीछे एक तर्क वितर्क ये बताया जाता है कि जब जयपुर नगर नहीं बसा था, आमेर रियासत चल रही थी, तो उस समय एक राजा हुए थे जिनका नाम था पृथ्वीराज कछवा। क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज कछवा है। और ये जो पृथ्वीराज कछवा थे इनके समकालीन इस गलता जी में एक संप्रदाय चल रहा था जिसका नाम था नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चल रहा था? नाथ संप्रदाय। और ये जो नाथ संप्रदाय थे इनके एक संत थे जिसका नाम था चतुरनाथ, चतुरनाथ। और ये जो चतुरनाथ जी थे ये उस समय गलता जी में रह रहे थे। उसी समय पृथ्वीराज कछवा के शासनकाल में इसी गलता जी में एक संत आए साहब जिसका नाम था कृष्णदास प्यारी। कृष्णदास प्यारी। ऐसा कहते हैं कि ये ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने जीवन भर केवल दूध का ही सेवन किया है साहब, इसलिए इनके नाम क्या है कि क्या लिखा हुआ है? प्यारी लिखा हुआ है। और ये जो कृष्णदास प्यारी है किस संप्रदाय के संत थे? रामानुज संप्रदाय के। इसी को हम कहते हैं रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। आपको पता होना चाहिए कि रामानुज संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो तो दक्षिणी भारत में है, हम उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं। तो दक्षिणी भारत में तो इसको रामानुज संप्रदाय कहते हैं, इधर हम इसको रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। तो कृष्णदास प्यारी ने क्या किया कि जब गलता जी में निवास किया तो चतुरनाथ जी के बीच में और कृष्णदास जी के बीच में दोनों संप्रदाय के मतों को लेकर शास्त्रार्थ हुआ। दोनों के बीच में कई बातों को लेकर तर्क वितर्क हुआ। तो ऐसा धार्मिक मान्यता, ऐसा कहा जाता है कि उस समय कृष्णदास प्यारी उस तर्क वितर्क में जीत गए, सब शास्त्रार्थ में जीत गए। तो कृष्णदास प्यारी ने पृथ्वीराज कछवा को भगवान कृष्ण के दर्शन करवाए थे। इसलिए ये जो गलता जी है, ये जो जगह है, ये पृथ्वीराज कछवा ने उस समय किस संत के सुपुर्द कर दी थी? कृष्णदास प्यारी के सुपुर्द। इसलिए वर्तमान में रामानुज संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी मानी जाती है? गलता जी मानी जाती है। एक बार वापस देखिए, देखो गलता जी जो है गालव ऋषि का आश्रम होने के कारण गलता जी नामकरण हुआ। इसे हम जयपुर का पुष्कर कहते हैं, इसे मंकी वैली बंदरों की घाटी कहते हैं। रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और जो वितर्क तर्कनाथ संप्रदाय का था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर धर्म की बात करें तो एक जयपुर में जगह और है जिस जगह का नाम है, जिस तीर्थ स्थल का नाम है देवयानी। ये पटवारी में पूछा गया प्रश्न था कि देवयानी नामक प्रमुख तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ध्यान रहे, गलता जी का अलग मुद्दा है, देवयानी का अलग मुद्दा है। देवयानी नामक प्रमुख तीर्थ स्थल है सांबर में, और ये सांबर कहाँ स्थित है? जयपुर में। और इसी देवयानी को हम कहते हैं तीर्थों की नानी। अरे इसी देवयानी को हम क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी कहते हैं साहब। अब देखो, तीर्थों की नानी कहते हैं देवयानी को जो सांबर जयपुर में स्थित है, और ये भी एक जयपुर से जुड़ा हुआ प्रमुख धार्मिक स्थल है। अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान में तीर्थराज, राजस्थान में तीर्थों का नाना, तीर्थों का नाना, और राजस्थान में तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तीर्थराज पूछे, तीर्थों का नाना पूछे, तीर्थों का मामा पूछे,
तो दोस्तों सबका उत्तर आएगा पुष्कर अजमेर। ये सब हम किसे कहते हैं? पुष्कर अजमेर को। प्रश्न आ जाए कि तीर्थों का मामा तो पुष्कर को कहते हैं, बताओ तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तो तीर्थों का जो भांजा है वो हम कहते हैं मचकुंड को, और ये मचकुंड कहाँ स्थित है? धौलपुर में। ठीक है। प्रश्न आ जाए कि तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, भांजा मचकुंड को कहते हैं, लेकिन बताओ तीर्थों का बाबा किसे कहते हैं? तो तीर्थों का जो बाबा राजस्थान में कहा जाता है वो कहा जाता है विमल कुंड को, और ये विमल कुंड कहाँ स्थित है? तो कामा भरतपुर में। देखो कामा राजस्थान में भरतपुर की आखिरी बॉर्डर आ गई, उसके आगे वृंदावन क्षेत्र शुरू होता है। कामा की दो चीज़ें बड़ी फेमस है, एक तो राजस्थान में 84 कोसी जो परिक्रमा है वो कामा की फेमस है, और एक राजस्थान में जो भोजन थाली मेला है वो भी कहाँ का फेमस है? कामा भरतपुर का। तो ध्यान रहे कि देवयानी नामक पवित्र तीर्थ स्थल सांबर में स्थित है, इसे हम तीर्थों की नानी भी कहते हैं। सांबर का प्राचीन नाम बताया जाता है सपादलक्ष, जहाँ पे पहली बार चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। इसके अलावा तीर्थराज, तीर्थों का नाना, तीर्थों का मामा जो हम कहते हैं वो पुष्कर को कहते हैं, भांजा कहते हैं मचकुंड को, और बाबा किसे कहते हैं? विमल कुंड को। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं जयपुर से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी बातें हम करते हैं कि देखिए जयपुर के बारे में वैसे तो कई विशेष बातें जो हम पढ़ेंगे भी आगे। जयपुर में हवा महल है, जयपुर में जो है नारगढ़ दुर्ग है, जयपुर में जयगढ़ दुर्ग है, गोविंद देव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, जयपुर जिले का प्रमुख मंदिर है, एक शीतला माता का मंदिर, सबकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जयपुर से जुड़ी हुई कुछ जो व्यवहारिक बातें वो हम कर लेते हैं पहले, वो देखिए दोस्तों। देखो ये जो जयपुर है, इस जयपुर में एक परिक्रमा की जाती है, हेड़े की परिक्रमा। हेड़े की परिक्रमा, जयपुर की एक परिक्रमा बड़ी फेमस है, हेड़े की परिक्रमा, जो पुराने घाट से शुरू होकर गोपाल जी के रास्ता होते हुए गोविंद देव जी के मंदिर तक जाती है, और उसकी जो मूर्ति है वो वहाँ विसर्जित करवाई जाती है। और ये जो परिक्रमा इसे कहते हैं 6 कोसी परिक्रमा, और इसे हम क्या कहते हैं? 6 कोसी परिक्रमा। और ये जो 6 कोसी परिक्रमा है, जो हेड़े की परिक्रमा है, ये 6 कोसी परिक्रमा, हेड़े की परिक्रमा किस नगर में आयोजित की जाती है? जयपुर नगर में। इसके अलावा जयपुर की एक सवारी बड़ी फेमस है, और वो सवारी जो फेमस है वो है छोटी तीज की सवारी। कौन सी सवारी फेमस है यहाँ की? छोटी तीज की सवारी। राजस्थान में छोटी तीज का जो त्यौहार प्रमुखतया मनाया जाता है वो जयपुर में मनाया जाता है। तीज 2 है, एक लोक कला संस्कृति जब हम पढ़ते हैं तो एक लाइन हम पढ़ते हैं कि तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, कि राजस्थान में छोटी तीज से तो त्योहारों का आगमन माना जाता है, और गणगौर से त्योहारों का समापन या समाप्ति मानी जाती है। एक तो छोटी तीज है और एक बड़ी तीज है। छोटी तीज की सवारी फेमस है जयपुर की, और बड़ी, बूढ़ी, कजली, सातुड़ी सब एक के ही नाम ही है, और ये फेमस है बूंदी की। तो ध्यान रहे राजस्थान में छोटी तीज की सवारी कहाँ की फेमस है? जयपुर की। इसके अलावा ये जो जयपुर है ये उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है साहब। उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कौन सा है? जयपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कौन सा है दोस्तों? जयपुर। पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न ये कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। इसी जयपुर में एक संग्रहालय है, गुड़िया का संग्रहालय, डोल म्यूजियम जिसे कहते हैं, गुड़िया का संग्रहालय स्थित है साहब जयपुर में, जिसे हम डोल म्यूजियम कहते हैं। ऐसा पढ़ा जाता है कि साहब विश्व की जो भी लोक कला संस्कृति है उनके मापदंडों को आधार मानकर इस संग्रहालय में अलग अलग देशों की युवतियों की प्रतिमाएं लगी हुई है, जिन्होंने वहाँ की वेशभूषा को धारण कर रखा है। तो उन युवतियों को हमने कह दिया गुड़िया। तो ऐसी गुड़िया, ऐसे स्टैचू यहाँ स्थित है जो अलग अलग देशों की वेशभूषा को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इस संग्रहालय को हम क्या कहते हैं? गुड़िया का संग्रहालय कहते हैं साहब। इसके अलावा जयपुर जो है
ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टिकोण के हिसाब से जो राजस्थान का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, सबसे बड़ा नगर, वो किसे माना जाता है दोस्तों? जयपुर को। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा नगर है दोस्तों? जयपुर। तो देखिए, जयपुर की एक परिक्रमा फेमस है, डे की परिक्रमा, 6 कोसी परिक्रमा जिसे कहते हैं। छोटी तीज की सवारी फेमस है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। यहाँ गुड़ियों का संग्रहालय है, गुड़ियों का संग्रहालय है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण के हिसाब से राजस्थान का जो सबसे बड़ा नगर है वो भी किसे माना गया है? जयपुर को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो दोस्तों, ये जयपुर से जुड़ी हुई कुछ बातें थी जो आज की क्लास में हमने पढ़ी। जयपुर से जुड़ी हुई जो अन्य प्रमुख बातें हैं वो हम लोग कल की क्लास में शुरू करेंगे। हवा महल की विशेषता क्या है, आमेर दुर्ग हमने पढ़ी लिया, जयगढ़ दुर्ग की विशेषता क्या है, नाहरगढ़ की विशेषता क्या है, गोविंद देव जी के मंदिर की क्या विशेषता है। वो जो मुख्य चर्चाएं हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।